हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा समय सारिणी यानी कि स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा, इसका सिद्धांत, सारी चीज़ों को इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, जानेंगे समय सारिणी के बारे में। समय सारणी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसे हम टाइम टेबल कहते हैं। और टाइम टेबल देखिए, आप सभी जानते होंगे कि टाइम टेबल क्या है। आप सब अपना टाइम टेबल बनाते भी होंगे, चाहे पढ़ाई करने के लिए हो या फिर कोई भी और कार्य करने के लिए। तो टाइम टेबल अगर हम बना लेते हैं तो जो भी उद्देश्य हमारे रहते हैं वो उद्देश्य बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही हमारा टाइम मैनेज हो जाता है। तो इसलिए कार्य बेहतर तरीके से चल सके, इसलिए हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं, जिससे कोई भी चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो। तो ठीक उसी प्रकार से विद्यालय का भी टाइम टेबल होता है और विद्यालय में कई सारे कार्य होते हैं। तो उन सभी कार्यों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए या फिर वो सभी कार्य जो हैं अस्त व्यस्त ना हो सकें, कोई भी समस्या ना हो विद्यालय के अंदर, इसलिए टाइम टेबल बनाया जाता है जिससे सारी चीज़ें टाइम से हो सकें। तो देखिएगा, विद्यालय के अंदर कई सारे विषयों का शिक्षण कार्य होता है, बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, खेल कूद की व्यवस्था की जाती है, साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी व्यवस्था होती है, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, विभिन्न प्रायोगिक कार्य भी होते हैं, साहित्यिक कार्य होते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियां। तो इस तरीके से एक विद्यालय के अंदर बहुत सारे जो कार्य हैं वो होते हैं। शिक्षण कार्य के साथ साथ और भी क्रियाएं होती हैं। अब विद्यालय की सफलता और शैक्षिक उन्नति इन विभिन्न क्रियाओं के सुसंचालन पर निर्भर होती है, क्योंकि कार्य तो विद्यालय में होते हैं, लेकिन जब विद्यालय की जो सफलता है वो निर्भर करती है कि विद्यालय के अंदर जो भी कार्य चल रहा है या स्कूल में जो भी कार्य हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसका जो लक्ष्य है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं। तो ये सफलता निर्भर करती है उसके कार्यों पर कि किस प्रकार से कार्य हो रहा है। अतः विद्यालय के दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए योजना बनाई जाती है, यानी कि जो कार्य हैं विद्यालय के, जो भी शिक्षण कार्य हैं या फिर खेल कूद की व्यवस्था करनी है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करना है, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए पहले से प्लानिंग कर ली जाती है कि किस समय पर कौन सा विषय पढ़ाना है, किस समय पर बच्चों को उनका मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनसे करवानी है, किस समय पर प्रायोगिक कार्य करवाने हैं। इन सारी चीज़ों के लिए पहले से प्लानिंग कर ली जाती है और यही जो प्लानिंग है, ये जो योजना बनाना है, इसी को हम समय सारिणी कहते हैं, जिसे टाइम टेबल भी कहा जाता है। तो ये है हमारा टाइम टेबल जो विद्यालय के अंदर फॉलो किया जाता है, तो उसे हम विद्यालय समय सारिणी कह सकते हैं। और भी चीज़ें देखिएगा, तो समय सारिणी अथवा समय प्रबंधन, देखिए इसे समय प्रबंधन भी कहा जा सकता है। समय प्रबंधन के आधार पर ही विद्यालय में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित रूप से संचालन किया जाता है। टाइम टेबल पहले से बना लिया जाता है, तो उसी के आधार पर विद्यालय में जो भी कार्य हैं, शैक्षिक कार्य हों या फिर उसके साथ सह शैक्षिक कार्य हों, उसका अच्छे से संचालन होता है जब एक टाइम टेबल जो है, अच्छा टाइम टेबल हो विद्यालय का। इससे समय और श्रम दोनों का सदुपयोग होता है, समय बर्बाद नहीं होता और श्रम भी बर्बाद नहीं होता, तथा विद्यालय के समस्त कार्य व्यवस्थित और अबाध गति से चलते हैं, उसमें कोई भी बाधा नहीं आती। चीज़ों को अगर प्लानिंग कर ली जाए तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से सारे काम हो पाते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित हो पाती हैं। समय सारिणी, समय प्रबंधन के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि विद्यालय में किस दिन, किस समय पर, किस कक्षा में क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है या फिर कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ा रहा है। तो समय सारिणी से ये सारी चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं। तो अगर समय सारिणी बना लिया जाए, विद्यालय के अंदर जो समय सारिणी होती है, उससे हमें विद्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं उसका एक ब्यौरा मिल जाता है, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो इसलिए टाइम टेबल जो है स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, जिससे विद्यालय के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें और सारे कार्य अच्छे तरीके से चल सकें। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा है जो देखिएगा, HD स्टीड के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। विद्यालय की जिस योजना, तालिका या चार्ट के अनुसार
प्रतिदिन के निर्धारित समय को विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं कक्षाओं के बीच प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है, वही समय सारिणी कहलाती है। मतलब क्या है कि जो प्रतिदिन जो भी कार्य होते हैं विद्यालय में, जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं या फिर कब कौन सा कार्य होना है, ये सारी चीज़ें हमें जिस चीज़ में दिखाई देता है, जो तालिका होती है, उसे ही समय सारिणी कहा जाता है, जिससे हमें विद्यालय के सारे कार्यों का पता चलता है कि कब क्या होना है। अगली परिभाषा पिटमैन ने दी है कि सुव्यवस्थित समय सारिणी व्यवस्थित मस्तिष्क की एक उपज है। डॉक्टर जीवन नायक के अनुसार परिभाषा है कि समय सारिणी विद्यालय का दूसरा घंटा है, जिसके मुख पर अवकाश भी अंकित है, यानी कि जो छुट्टियां हैं वह भी उसी में अंकित होती हैं कि किस दिन कब छुट्टी होनी है विद्यालय में, कब क्या चीज़ें होनी हैं, सारी चीज़ें उसमें अंकित रहती हैं। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने लिखा कि समय सारणी एक ऐसा दर्पण है, यानी कि एक ऐसा मिरर है जिसमें विद्यालय का समस्त कार्यक्रम प्रतिबिंबित होता है, यानी कि दिखाई देता है। तो ये परिभाषा भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, समय सारणी जो है विद्यालय के दैनिक कार्यों की वह योजना है, एक ऐसी प्लानिंग है जिसके अनुसार विद्यालय की समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं, जिसके अनुसार विभिन्न कक्षाओं, विषयों और कालांशों में शिक्षण कार्य संचालित होता है और सह शैक्षिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं छात्र। समय सारणी को हम समय तालिका, समय विभाग चक्र और समय प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान दीजिएगा। जो समय सारणी है यह एक ऐसी घड़ी होती है जो विद्यालय परिवार को क्षण प्रतिक्षण सजग रखती है, जिसके अनुसार विद्यालय व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। यानी कि ये क्या है, एक ऐसी घड़ी है जो समय समय पर लोगों को, विद्यालय से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, अभिभावक, उसके अंदर जो प्रधानाध्यापक हैं या फिर कर्मचारीगण हैं, उन सभी को सजग रखती है समय समय पर कि अब उन्हें कौन सा कार्य करना है, क्योंकि टाइम पहले से सारी चीज़ों का जब डिसाइड होता है तो उन्हें भी यह चीज़ पता होता है कि कब कौन से हमें कार्य करने हैं। तो यह क्या है, एक घड़ी के समान ही होता है। अब देखिएगा, विद्यालय समय सारणी का महत्व क्या है। विद्यालय में अनेक प्रकार की दैनिक क्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए समय सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समय सारणी एक ऐसा दर्पण भी है जिससे हमें जो भी कार्य विद्यालय में हो रहे हैं वह सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए, पहला जो महत्व है, विद्यालय कार्यक्रमों का ज्ञान होना। मतलब क्या है कि विद्यालय के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे पढ़ाई हो रही है या फिर सहगामी क्रियाएं हो रही हैं, खेलकूद हो रहा है, क्रियाओं, संचालित क्रियाओं के दिवस, समय, कालांश, इन सभी की जानकारी हमें समय सारणी से ही मिलते हैं। तो मतलब यह है कि विद्यालय कार्यक्रम, जो भी विद्यालय के कार्यक्रम हैं, उनका ज्ञान हमें समय सारणी से पता चलता है, ज्ञान हमें समय सारणी से होता है। तो यह एक महत्व है। अगला महत्व है कि निरीक्षण की सुविधा होती है। समय सारणी के द्वारा अधिकारीगण जो आते हैं विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए या फिर प्रधानाध्यापक निरीक्षण करते हैं, तो ये वह जान लेते हैं कि किस समय कौन सा कार्य चल रहा है। इससे विभिन्न क्रियाओं का निरीक्षण करना भी सुविधाजनक रहता है, उन्हें आसानी होती है चीज़ों को निरीक्षण करने में। कार्य वितरण में समानता, समय सारणी से समस्त अध्यापकों के कार्यभार में समता लाई जा सकती है। जैसे कि विद्यालय में टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब समय सारणी अगर बनी है, टाइम टेबल के अनुसार अगर कार्य हो रहा है, तो कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होगा कि उसे ही, ऐसा भी हो सकता है अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो एक ही टीचर कई कई घंटों तक एक ही क्लास में पढ़ाता रहेगा, तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, वह ही पढ़ाता रह जाएगा और दूसरे टीचर को मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जब टाइम टेबल बना होगा तो इससे कार्यों का वितरण भी होगा, कार्य समान रूप से वितरित हो पाएगा और सभी शिक्षक जो है समान रूप से समान समय में बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से समान वितरण में समानता रहती है। समान कार्य वितरण संभव होता है, इससे उनमें मानसिक असंतोष नहीं हो पाता है। समय सारणी के द्वारा शिक्षकों को और भी अनेक लाभ हैं। इसके द्वारा उन्हें बीच बीच में रिक्त कालांश देकर विश्राम का समय दिया जा सकता है, जिससे उन्हें थकान भी ना महसूस हो। अगला देखिएगा, अगला क्या है, थकान और शिथिलता की कमी। समय सारणी किसी भी एक क्रिया को लंबे समय तक नहीं होने देती।
इससे क्या होता है कि एक ही कार्य को लंबे समय तक करते रहने से ऊबना और थकान जैसे चीज़ों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि एक ही टीचर अगर एक ही क्लास में पढ़ाता रहेगा तो वो थकान भी महसूस करेगा, उसे वो ऊब भी जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे भी जो हैं वो भी थकान महसूस करेंगे, उन्हें भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर समय सारणी बनी होगी विद्यालय में, एक बेहतर समय सारणी, तो उससे इन सारी चीज़ों का निपटारा हो सकता है। थोड़े समय पर क्रियाओं को बदले जाने से निरस्ता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट कई घंटों तक पढ़ने से बच्चों में भी जो रुचि है वह खत्म हो जाएगी। अच्छी सारणी में कठिन विषयों के बाद सरल विषयों के शिक्षण की व्यवस्था देने से भी थकान और शिथिलता कम हो जाती है, कि बच्चों को जब एक विषय जो कठिन है वो पढ़ाया जा रहा है, फिर उसके बाद एक विषय ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो थोड़ा सा आसान है। तो इस तरीके से समय सारणी बननी चाहिए। अगला देखिएगा, नैतिक गुणों का विकास होना। समय सारणी बालकों में अनेक नैतिक गुणों का भी विकास करती है। समय सारणी से बालक व्यवस्थित कार्य करना सीखते हैं, वे समय के महत्व को जानने लगते हैं और उसमें नियमितता भी आने लगती है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी भी आने लगती है। अनेक कार्यों को सुनियोजित व्यवस्था करना सीखते हैं तथा वे विभिन्न साधनों एवं समय के बीच समन्वय को भी स्थापित करना जानते हैं। अगला देखिएगा, समय और श्रम का सदुपयोग भी होता है। तो आपने जान ही लिया कि समय सारणी से समय और श्रम का दोनों का सदुपयोग होता है, दोनों की बचत होती है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जो भी अध्यापकगण हैं, प्रधानाध्यापक हैं या फिर छात्र हैं, वो सभी ये जान लेते हैं कि उन्हें कब कौन सा कार्य करना है, इससे कार्य में नियमितता आती है। अगला है कार्यों में नियमितता। तो ये तो आपने जान ही लिया। अनुशासन स्थापना संभव हो पाती है समय सारणी के द्वारा। बालकों और शिक्षकों दोनों में ही अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिलती है। नियोजित शिक्षण संभव हो पाता है कि समय सारणी से शिक्षक छात्र यह जान लेते हैं पहले से ही कि प्रत्येक विषय के अध्यापन के लिए उन्हें कितना समय दिया गया है, यानी कि उसे पता होता है, टीचर और विद्यार्थियों दोनों को पता होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए हमें 1 घंटा मिलेगा या फिर 45 मिनट मिलेगा। तो उन्हें ये चीज़ें पहले से पता होती हैं। इससे क्या होता है कि उन्हें अपने सब्जेक्ट को जानने में, पढ़ने में भी आसानी होती है। विषय विभाजन में उपयोगी। समय सारणी के द्वारा छात्रों के स्तर, रुचि और उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन हेतु समुचित रूप से विभाजन भी किया जा सकता है। यानी कि विषय तो कई सारे पढ़ने होते हैं, लेकिन अगर टाइम टेबल नहीं बना होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन हो सकता है कि मैथ और इंग्लिश ही पढ़ा जाए, और दूसरे दिन हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ा जाए। तो इस तरीके से सारे विषय कवर नहीं हो पाते हैं, और अगर टाइम टेबल होना है तो सारे विषयों को अच्छे से विभाजन करके बच्चे सारे विषयों को एक ही दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का महत्व यहाँ आपने यहाँ पर देखा। अब देखिएगा, समय सारणी का निर्माण करने में जो प्रमुख सिद्धांत हैं जो काम आते हैं वो यहाँ पर देखिए। पहला जो सिद्धांत है, विभागीय नियमों का पालन करना। समय सारणी बनाते समय शिक्षा विभाग के विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। किसी किसी राज्य ने समय सारणी से संबंधित बहुत व्यापक नियम भी बनाए हैं। नियम हमें बढ़ाते हैं, वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलेगा, ये सारी चीज़ें हमें नियम बताते हैं। किस विषय को कितना महत्व देना है तथा विद्यालय किस स्तर का है। तो इन सारी चीज़ों के लिए विभागीय नियमों का पालन का सिद्धांत भी होना चाहिए। शिक्षकों के हितों का ध्यान। समय सारणी के निर्माण में शिक्षकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी में शिक्षकों की क्या योग्यता है, उनकी रुचि किस विषय पढ़ाने में है, या उन्हें बीच बीच में खाली कालांश भी दिए जाएं, उनके ऊपर समान कार्यभार दिया जाए तथा समय सारणी निर्माण में अध्यापकों के साथ किसी भी बात का आपस में पक्षपात न किया जाए। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए समय सारणी बनाते समय। अगला है व्यापकता होनी चाहिए। समय सारणी जो है वो इतनी व्यापक हो कि उसमें सभी विषय के आवश्यक उप विषय तथा अन्य सहगामी क्रियाओं की पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था हो सके। विभिन्नता का सिद्धांत होना चाहिए। समय सारणी में विविधता और विभिन्नता लानी चाहिए। दो समान प्रकृति के जो विषय हैं उन्हें लगातार कालांश में न पढ़ाया जाए, यानी कि एक जो सब्जेक्ट है वो कठिन पढ़ाया जाए तो उसके तुरंत बाद ही कोई भी कठिन सब्जेक्ट न पढ़ाया जाए, उसके बाद कोई
ईजी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से वहाँ पर अगर कार्य होगा तो उद्देश्य भी अच्छा, यहाँ पर उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाएगी और कार्य भी बेहतर हो जाएगा। साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। समय सारणी बनाते समय सभी उपलब्ध मानवीय और भौतिकांद साधनों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक कक्ष, प्रयोगशाला, भवन यानी कि जो भी विद्यालय से संबंधित साधन हैं उनका अच्छे से उपलब्ध होना भी आवश्यक है, तभी कार्य बेहतर हो सकेगा। थकान का ध्यान रखना चाहिए। समय सारणी निर्माण में बालकों और शिक्षकों की थकान का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जैसे मैथ और साइंस कह सकते हैं, तो ये विषय काफ़ी थकान वाले होते हैं, तो इनका ये ध्यान रखना है कि जो थकान वाले विषय हैं उन्हें किस समय पर हमें रखना है, टाइम टेबल में ये सारी चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा समय सारणी के कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, सारी चीज़ों को हमने देख लिया है और इससे संबंधित जो चीज़ें अभी रह गई हैं वो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।